उषा तबानी सर। अच्छा, उषा कपाली। हाँ, नमस्ते जी सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि क्लिनिकल आयुर्वेदा की सीरीज हम चला रहे हैं और इस सीरीज में 4 बजे प्रोफेसर उमाशंकर निगम सर का व्याख्यान होता है। हमारे साथ वो प्रतिभागी भी जुड़ते हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं और साथ साथ ये सेशन फेसबुक पर भी लाइव है। तो आज का जो सर का टॉपिक है वो विरेचन कर्म, अ यूनिक थेरेपी ऑफ पंचकर्मा। सर के बारे में सर का परिचय मैं पुनः दे दूं। एक्स प्रिंसिपल, डीन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट बॉडी मेंबर ऑफ आरएवी न्यू दिल्ली, जीबी मेंबर ऑफ सीपीपी चौधरी प्रकाश चरक संस्थान न्यू दिल्ली, सीनियर कंसल्टेंट इन चरक हेल्थ सेंटर मुंबई, प्रेसिडेंट नापार इंडिया। सर का लगातार पंचकर्म पर निरंतर व्याख्यान चल रहा है। विषय से संबंधित प्रश्न आप यहाँ पर पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में रखेंगे। मैं लेक्चर के बाद फिर आपको आऊंगा और जो जूम पे जुड़े हुए हैं प्रतिभागी, मैं उनको बाद में अनम्यूट कर दूंगा। आप सीधे डायरेक्ट सर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। यदि आप भी इस डायरेक्ट जूम मीटिंग में आना चाहते हैं तो 9410379397 नंबर पर आप संपर्क करें। आपको एक गूगल फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म पर आप पूरा अपनी डिटेल डाल करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ और मैं अपने आप को अनम्यूट कर ले। आप सबको नमस्कार। आज फिर आपके समक्ष एक व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हूँ। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्म, स्नेहन और स्वेदन, वमन और ओपीडी में संपादित किए जाने वाले एक्सटर्नल पंचकर्म के बारे में जानकारी दी है। आज हम लोग विरेचन के बारे में संक्षिप्त जानकारी जो प्रैक्टिकल करने के लिए अपेक्षित है। मैं ऐसा मानता हूं कि पंचकर्म के अंतर्गत वमन और विरेचन ये ही मुख्य शोधन कर्म है। वो इसलिए कि वमन विरेचन के पहले ही आभ्यंतर स्नेहपान और शोधन आवश्यक है। वमन विरेचन के बाद संसर्जन क्रम आवश्यक है और सारी जो सावधानियां हैं वो हमको वमन विरेचन में करनी पड़ती है, जबकि नस्य और वस्ति इनमें इस प्रकार का ना तो कोई पूर्व कर्म है और न ही पश्चात कर्म है और प्रायशः सारे दोषों का शोधन जो है वो वमन विरेचन के द्वारा हो जाता है। विरेचन एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। इसमें कोई न तो व्यापक होने की संभावना ज्यादा होती है और न कोई ज्यादा परेशानी जाती है। विरेचन का तात्पर्य होता है विरेचन, विधि पूर्वक दोषों को गुद मार्ग से अधोभाग मार्ग से बाहर निकालना। वैसे ये सर्वविज्ञात है कि विरेचन पित्त दोष की चिकित्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आमाशय में कफ और पित्त दोनों स्थित होते हैं और वमन विरेचन का कार्य आमाशय में अधिक होता है। इसलिए पित्त के लिए तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन कफ के लिए भी अश्रेष्ठ नहीं है। यानी कफज रोगों में भी हम विरेचन करा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गुद मार्ग से दोषों को, मलों को बाहर निकाला जाता है। निरूह वस्ती सदोष निहरणात् सनिरूहा, जो दोषों को बाहर निकाले उसको निरूह वस्ती कहते हैं और यह भी गुद मार्ग के माध्यम से ही मल को निकालने वाली होती है। तो क्या निरूह के विरेचन के स्थान में निरूह का प्रयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। विरेचन का कार्य ज्यादातर पक्वाशय में होता है, अमाशय में होता है, अमाशय में। और जबकि निरूह का कार्य
पक्वाशय में होता है। इसलिए निरूह और विरेचन ये दोनों पृथक चीजें हैं, इनको पृथक मानना चाहिए। विरेचन से पक्वाशय आमाशय सहित पक्वाशय का भी शोधन होता है, इसलिए विरेचन का एक अलग अपना स्थान है। विरेचक ड्रग्स, ड्रग के आधार पर विरेचन के भेद भी किए गए हैं, उनको भी थोड़ा हम समझेंगे। आचार्य चरक ने कहा है कि 3 प्रकार के ड्रग्स होते हैं, विरेचक ड्रग्स होते हैं। पहला सुख विरेचन कराने वाले जैसे त्रिवत, मृदु विरेचन कराने वाले जैसे आरगवध, और तीक्ष्ण विरेचन स्नोही क्षीर। तो इस तरीके से हम 3 प्रकार के भेद विरेचन के कर सकते हैं, सुख विरेचन, मृदु विरेचन और तीक्ष्ण विरेचन। चरक ने कल्प स्थान में वामक और विरेचक औषधियों का वर्णन किया है। श्रेष्ठ वामक और श्रेष्ठ विरेचक। वामक के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की थी। फलजीव मूतक इक्ष्वाकु धर्मार्गो कुटच कृत भेदा नाम श्यामा त्रिवद चतुरंगुल, ये विरेचक द्रव्य है। श्यामा त्रिवद चतुरंगुल महावृक्ष सप्तला शंखनी दंती द्रवंती नाम च, ये श्रेष्ठ विरेचक औषधियां हैं। श्यामा त्रिवद, त्रिवद 2 प्रकार का होता है, श्वेत और श्याम। तो श्यामा त्रिवद जो है वो विरेचन के लिए श्रेष्ठ है। आरगवध जिसको हम अमलतास कहते हैं, चतुरंगुल भी कहते हैं, लोध्र जिसको हम तिल्व कहते हैं, स्नुही क्षीर, सप्तला शंखनी दंती और द्रवंती, दंती और द्रवंती दोनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये श्रेष्ठ विरेचक द्रव्य आचार्यों ने परिभाषित किए हैं। आचार्य शारंगधर ने बहुत ही सुंदर तरीके से विरेचक की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, क्योंकि इन्हीं को ध्यान में रख करके हम विरेचन कल्प का निर्माण करते हैं। पहला है अनुलोमन। अनुलोमन का तात्पर्य होता है कि दोषों को पकाकर पचाकर बाहर निकालना, जैसे कि हरित की हरण। श्रंसन, श्रंसन का कार्य ज्यादातर आंतों में होता है, इंटेस्टाइन में जो चिपके हुए मल हैं उनको ये बाहर निकालता है। साथ ही साथ पाचन कर बिना पके हुए और पक्व दोनों प्रकार के दोषों को बाहर निकालता है। ये भी एक प्रकार का मृदु विरेचन है। भेदन, भेदन का मतलब हाथों में चिपके हुए मल को भेद भेद करके निकालना भेदन कहलाता है, जैसे कुटकी। रेचन जिसमें जलीय अंश ज्यादा रहता है और दोष को अपक्व अवस्था में ही बाहर निकालता है, जैसे त्रिव्रत। इस तरीके से शारंगधर ने अनुलोमन, श्रंसन, भेदन और रेचन ये 4 प्रकार के भेद किए। हम अन्य तरीके से भी इसका विभेद कर सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक पर, जैसे स्निग्ध विरेचन और रूक्ष विरेचन। जिनमें अच्छा अभ्यंतर स्नेहपान नहीं हुआ है, सम्यक स्नेह के लक्षण नहीं प्राप्त हुए हैं, ऐसे व्यक्ति में स्निग्ध विरेचन करना चाहिए। कई आचार्य ऐसा कहते हैं कि अभ्यंतर स्नेहपान करने के बाद विरेचन करना चाहिए। यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है। यहाँ इसका अर्थ ये है कि स्निग्ध विरेचन अर्थात जो स्निग्ध द्रव्य है, जैसे तिलवघृत है, कुशलाघृत है, एरण तैल है, ये स्निग्ध विरेचन कहलाते हैं। रूक्ष विरेचन, यहाँ पर प्रबल रूप से हमने आभ्यंतर स्नेहपान किया है, अति स्नेह के लक्षण मिल गए हैं, वहां स्नेह विरेचन नहीं कराना है, वहां रूक्ष विरेचन कराना है। और कुछ विशेष व्याधियां हैं, जैसे विसर्प है, कुष्ठ है, शोफ है, ऐसे रोगों में भी रूक्ष विरेचन हमको कराना है। अब आइए जो विरेचक ड्रग्स हैं उनकी फार्मेकोलॉजिकल एक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है, यहाँ मैं संक्षिप्त रूप से आपको बताना चाहूंगा कि वमन के संदर्भ में जो हमने वामक द्रव्य के कार्मकत्व को
प्रतिपादित किया था, वही गुण वही कर्म विरेचक द्रव्य में भी होते हैं। सिर्फ अंतर यह है कि वामक द्रव्य में आग्नेय और वायव्य और ऊर्ध्व प्रभाव होता है, जब विरेचक द्रव्यों में जलीय, पार्थिव और अधोक प्रभाव होता है। बस यही अंतर है। जैसे वामक द्रव्यों के संदर्भ में मैंने बताया था, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, वायु, विकास, ये प्रमुख गुण होते हैं वामक और विरेचक में। और विरेचक द्रव्य जैसा अभी मैंने बताया कि पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान वाले होते हैं, और इनका प्रभाव जो होता है अधोक प्रभाव होता है। आइए अब ये जाने कि विरेचन हमें कहाँ कराना चाहिए, विरेचन के योग्य व्यक्ति कौन है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो जैसे गुल्म, अर्श, विस्फोटक, व्यंग, कामला, जीर्ण ज्वर, उदर रोग, गर्विश, छर्दी, प्लीहा रोग, हलीमत, विद्रधि, तिमिर, कांच, योनि रोग, पक्षाघात, शुक्र रोग, कृमि रोग, वात रक्त, ऊर्ध्वक रक्तपित्त, मूत्राघात, विबंध, कुष्ठ, प्रमेह, भगंदर, अर्बुद, गलगंड, विसूचिका, विसर्प और पांडु रोग में हमें विरेचन कराना चाहिए, पांडु में और कामला में भी। कुल्म, अनाह, कुटुप्ली, शुद्धादिसार, सूर्ण, जीर्ण ज्वर, प्रतिशाय, शुक्रानिल, मलग्रहण, वर्धमाशमरी, रजो नाशन, दारुणाचा, अनिलयाम्यान, इन सब में विरेचन हमको कराना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन, इन रोगों में हमको विरेचन नहीं कराना, ये जानना ज्यादा आवश्यक है। इसलिए आप चार्ट बना करके अपने डिस्पेंसरी में, औषधालय में ये टांग ले, ताकि इन रोगों में विरेचन ना कराए, नहीं तो व्यापक होने की संभावना रहती है। जैसे नवज्वर, अग्निमंद हो, अधोग रक्तपित्त, क्षत गुदा में क्षत हो गया हो, अतिसार हो, आभ्यंतर शल्य हो, क्रूर कोष्ठी हो, अति व्यायाम करने वाला व्यक्ति हो, अति स्निग्ध हो गया हो, राजक्षमा, अजीर्ण, आदमान, आरति, अति रुक्षता, अति स्थूल, अतिक्रस, बाल, वृद्ध, पिपासित, गर्भिणी, नव प्रतिशाय और हृदय रोग में विरेचन नहीं कराना है। तो ये आपको न तो विरेचेत, इनमें आपको विरेचन कर्म नहीं कराना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए प्रोसीजर ऑफ विरेचन कर्म, विरेचन कर्म का क्या प्रोसीजर अपनाएंगे हम, ये देखने का प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार वमन में हमने पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म ये विभाजन करके आपके सामने मैंने अपना व्याख्यान रखा था, वैसे ही विरेचन के भी पूर्व कर्म होते हैं। पूर्व कर्म में हमें क्या क्या चीज विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ ड्रग्स, जो विरेचक औषधियां हैं या अतियोग अयोग के लिए जो औषधियां हैं, वो बड़े विधिवत अपने पास एक स्थान में होना चाहिए, क्योंकि जब अतियोग हो जाता है और उस वक्त आप दवाइयों को ढूंढेंगे और नहीं मिली तो पेशेंट में व्यापक और अधिक बढ़ सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ड्रग्स, जैसे कि गुटकी है, अमलतास है, छोटी हरड़ है, त्रिव्रत है, किरण तैल है, त्रिफला घृत है, त्रिश्राद्ध घृत है, पंचतिक घृत है, और इमरजेंसी के लिए सूत शेखर, क्रोराल पिष्टी, शंख भस्म, बोल परपटी, और उससे संबंधित जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे आवश्यक टॉवल्स, और टॉवल्स के अलावा आपके पास बर्तन छोटे मोटे सब आपके पास होना चाहिए। फिर एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, रोगी का परीक्षण करना है, उसकी प्रकृति क्या है, प्रकृतः विकृतस्य सारतस्य संहतस्य प्रमाणतस्य सत्वतस्य सात्वतस्य आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, वयस्तश्चेति,
विभिन्न प्रकार से पेशेंट की परीक्षण करना चाहिए। फिर पेशेंट की तैयारी, पेशेंट ने विधिवत बाह्य अभ्यंतर और स्वेदन की प्रक्रिया पूरी की है कि नहीं की है, ये आपको ध्यान में लाना चाहिए। बिना स्नेहन स्वेदन के विरेचन सिद्धि नहीं होती। इसके अलावा डिसाइडिंग द डोज, कितनी मात्रा में औषधि देना, ये डिसाइड करना भी आपका काम है। आचार्यों ने स्पष्ट मात्रा का उल्लेख नहीं किया है। ये कहा अग्निबल, रोग बल, कोष्ठ बल के आधार पर मात्रा का चयन आपको करना है। या चरक ने कहा अल्प मात्रा हो, ऐसा औषधि होनी चाहिए जो अधिक दोष को निकाले, उसका गंध, उसका वर्ण अच्छा हो। तो आप देखिए, ये सारी बातें चिकित्सा के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं कि मात्रा क्या देना। अल्प मात्रम महावेगम बहुदोषरम सुखम लघुपाकम सुखा स्वादम पीड़म व्याधिनाशनम अविकारी जब व्यापक हो नातिग्लानिकरम चेत गंधवर्णसोपेतम विद्याद मात्रावद औषधम, ये मात्रा बताई गई है। तो आपको डिसाइड करना है कि रोगी का कोष्ठ बल कैसा है, उसके आधार पर आप विरेचक द्रव्यों की मात्रा को तय करना है। अब प्रधान कर्म के अंतर्गत जो बातें विचार करना है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली चीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विरेचन योग, विरेचन योग को देना तो आपने बनाया है। लगभग 8 और 9 के बीच विरेचन कल्प का सेवन करा देना चाहिए। विरेचन कल्प के सेवन करने के पहले विरेचक द्रव्य का अभिमंत्रण करना चाहिए। अभिमंत्रण करने से रोगी में विश्वास बढ़ता है, वो कोऑपरेटिव करता है, मानसिक रूप से उसको अच्छा लगता है। हम छोटे से छोटे कार्य के जब हम करते हैं घर में, तो पूजा आदि का विधान करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, वैसा ही जब आप शोधन कर्म कराएं तो ओम ओम ब्रह्म दक्षास रुद्रेन्द्र भूचंद्रार कन्नालाह ऋषा सौसतक ग्राम भूत संघास पांडुते रसायनम ईर्षणाम देवानाम अमृतम था सुदेवतम अनागानाम भैसज्यम इदमुस्ते ओम भैसज्य समुद्रते स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यदि ये ना आता हो तो गायत्री का मंत्र या और भी जो मंत्र आपको याद हो उनका उच्चारण करके अभिमंत्रित करके विरेचन योग का सेवन आपको कराना है। और जैसा आपको पता है, पमन हमेशा भरे पेट में कराया जाता है, जबकि विरेचन हमेशा खाली पेट में। रात्रि का भोजन पच गया हो, प्रातः काल 8 से 9 के बीच विरेचन का कल्प, विरेचन योग है, उसको आपको प्रदान कर देना चाहिए। अब जिसको विरेचन कराना है उसमें पेशेंट्स के कुछ परीक्षण करना चाहिए, जैसे पल्स रेट लेना, ब्लड प्रेशर, उसका वेट, उसका टेम्परेचर, उसके सिम्टम्स। ये विरेचन के पहले, विरेचन के मध्य में और विरेचन के अंत में ये परीक्षण आपको जरूर करते रहना है। इससे रोगी की वास्तविक कंडीशन को पता चलती रहेगी और साथ साथ में पेशेंट को विश्वास होता है कि देखिए चिकित्सक मेरा बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं। फिर वेग को गिनना, ये बहुत ही खास बात है, जिसको हम वैगिकी कहते हैं। 4 प्रकार है, मानकी, आंतकी, वैगिकी और लैंगिकी। ये पैरामीटर्स है। शुद्धि किस प्रकार की हुई है मैंने बमन के संदर्भ में विस्तार से आपको बताया था। वैगिकी, उत्तम विरेचन अर्थात 30 बार यदि गया हो तो उसको उत्तम विरेचन कहा जाता है। 20 बार विरेचन गया हो तो उसको मध्य, और 10 बार गया हो तो हीन शुद्धि हुई है, यह समझा जाता है। अब उत्तम शुद्धि 30 है, यानी 30 बार पेशेंट मल प्रवृत्ति के लिए जाए। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में पाया है कि 30 बार कोई पेशेंट या 20 बार 25 बार पेशेंट मल प्रवृत्ति के लिए नहीं जा पाता। तो क्या करें ऐसी अवस्था में? मैंने पाया वेग को कैसे गिने, जितनी बार पेशेंट जाए वो मत गिने। मान लीजिए प्रथम बार गया और वहां 3 बार मोशन हुआ तो 3 वेग हुआ, द्वितीय बार गया तो 2 मोशन हुए तो 2 ये 5 वेग हो गए। जितनी बार एनएस से
बल प्रवृत्ति हो, वो वेग होना चाहिए, वो आप काउंट करेंगे तभी आप उत्तम, मध्य और हीन की अवस्था में पहुंच सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जितनी बार जाए पेशेंट वो ना गिने, जितनी बार मोशन हो वो वेगों को आपको गिनना चाहिए। इसके बाद ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करें, पेशेंट में सम्यक विरेचन हुआ कि नहीं, अयोग तो नहीं हो गया, अतियोग तो नहीं होगा, इनका परीक्षण आपको करना है, क्योंकि हम आगे चर्चा करेंगे। और ज्यादा विरेचन न हो जाए ये भी आपको ध्यान देना है, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, पेशेंट को कमजोरी आ सकती है। और उसके बाद वमन के जैसे व्यापकों का हमने चर्चा की थी, वैसे विरेचन के व्यापकों को भी आपको देखना है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वमन और विरेचन के व्यापक एक ही समान होते हैं। पश्चात कर्म, विरेचन के बाद आपको क्या ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया था वमन के संदर्भ में, जब हम शोधन कराते हैं तो अग्नि अपने स्थान से च्युत हो जाती है, इसलिए रोग में अग्निमान हो जाता है, और इसीलिए शोधन के पश्चात हम संसर्जन क्रम कराते हैं। संसर्जन क्रम, सम माने विधि पूर्वक सृजन करना, अग्नि का सृजन करना। जैसे हमारा शास्त्र कहता है, यथा अणु अग्निविस्तृण गोम्यादे संदुक्षमाणो क्रमेण महानिस्त्रा सर्वपचस शुद्ध स्पेयादि अंतरग्नि। अगर छोटे अणु मात्र में अग्नि आपके पास उपस्थित है, उसको प्रज्वलित करने के लिए धीरे धीरे अंडे आदि डालें, जिससे वह प्रज्वलन हो जाए। जैसे आपने हवन में देखा होगा, हवन की प्राथमिक अवस्था में थोड़ी सी अग्नि होती है, लेकिन धीरे धीरे सूखे लकड़ी डालते जाते हैं और वो हवन का रूप एक प्रकार से ग्रहण कर लेता है। वैसे ही संसर्जन क्रम में लघु से जो भारी पदार्थ वो हम देते हैं, जैसे लघु पहले पेया देते हैं, बिलेपी देते हैं, यूज देते हैं, फिर कृष्णा देते हैं या मांस रस देते हैं, इसको हम संसर्जन क्रम कहते हैं। और इसकी वजह से अग्नि प्रदीप्त होती है। ये मैं कल आपको पेया, बिलेपी, जूस, मांस रस आदि के बारे में विस्तृत से आपको बता चुका हूं। शास्त्र ये भी कहता है कि यदि ठीक से विरेचन ना हुआ हो, सम्यक विरेचन ना हुआ हो, तो संसर्जन क्रम न दे करके तर्पण चिकित्सा करना चाहिए और संसमन ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरी बात, जब आप विरेचन कराते हैं तो विरेचन के बाद पेशेंट को क्या निर्देश देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पेशेंट को बताना चाहिए, उच्चैर्भासम रतक्षोभम अतिचंक्रमणासने अजीर्णाहित भोजे चा देवा स्वप्नम च मैथुनम, क्या करें क्या ना करें, ये स्पष्ट निर्देश पेशेंट को देना चाहिए। और जब विरेचन हो जाए तो विरेचन के बाद आगे आपको क्या करना है। विरेचन के बाद आपको वस्ती लगाना है तो उसकी विधि है। यदि आपको विरेचन के बाद संसमन औषधि देना है तो आप संसमन औषधि दे सकते हैं, तो उसका विचार, ये पश्चात क्रम में इन चार बातों का विचार हमको करना है। पहला है संसर्जन क्रम, दूसरा है तर्पण का प्रयोग, और पेशेंट में दिए जाने वाले निर्देश, और विरेचन के बाद हम आगे क्या काम करना है, आगे वस्ती देना है या वस्ती न देकर संसमन चिकित्सा करना है, उसका विचार भी पश्चात क्रम के अंतर्गत आता है। अब एक जो हमने अनुभव के आधार पर विरेचन कल्प निश्चित किया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं कई जगह जाता हूँ परीक्षा लेने या और किसी कार्य से, तो मैंने देखा है कई संस्थानों में कैस्टर ऑयल से विरेचन कराते हैं, कई लोग इच्छा वेदी से विरेचन कराते हैं, कई लोग त्रिव्रत औले से कराते हैं। लेकिन यदि हम शास्त्र देखें तो वहां स्पष्ट सारंगधर ने बताया है कि अनुलोमन, स्रंसन, भेदन और रेचन, ये चार प्रकार की विरेचन के भेद हैं। तो क्यों ना इन चारों औषधियों को मिला करके एक डिकॉक्शन तैयार किया जाए। तो इसमें हरितकी 20 ग्राम, आरगवद 20 ग्राम, निशोत 20 ग्राम और कुटकी 20 ग्राम, उनको यौकुट कर लीजिए और काढ़ा बना लीजिए लगभग 100 ml। और इस काढ़े में कैस्टर ऑयल 30 to 40 ml डाल करके विरेचन कराइए। यदि मृदु कोष्ठी है व्यक्ति तो डिकॉक्शन सफिशिएंट है, लेकिन यदि मध्य कोष्ठी है तो कैस्टर ऑयल मिला दीजिए 30 to 40 ml
और यदि क्रूर कोष्ठी है व्यक्ति तो इस काढ़े में 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम इच्छा भृति मिलाइए। इस प्रकार से विरेचन कल्प आप तैयार करके पेशेंट को देंगे। विधिवत अनुलोमन, संसन, भेदन, रेचन आदि का कार्य होगा और जिसके लिए हम पंचकर्म करा रहे हैं, रेचन करा रहे हैं, वो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो यह मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ और इसमें कोई व्यापक नहीं होते। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए, इसमें कुटकी 20 ग्राम मिलाई हुई है। कुटकी मिलाने से काढ़ा बड़ा तीक्ष्ण हो जाता है, तीखा हो जाता है। तो कई बार लेडीज में, खास तौर से बच्चों में या बुजुर्गों में ये योग देने से कई बार उल्टी हो जाती है। तो इसका तरीका ये है कि कुटज घन बटी अलग से आप तैयार कर लीजिए, बाजार में भी उपलब्ध है। कैप्सूल कुटज आती है हिमालय की, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हरित की, आरगवत, निशोद इसका काढ़ा बना लीजिए और कुटकी का घन बटी या कैप्सूल का सेवन करिए, इससे वोमिटिंग नहीं होगी। और अगर वोमिटिंग जैसा लगे तो नींबू का पानी है, इलायची है, लौंग है, सौंफ है, ऐसी चीज पेशेंट को देना चाहिए वमन विरेचन कल्प पिलाने के बाद। तो ये जो उल्टी होने की शिकायत है वो नहीं हो। अब शेड्यूल, विरेचन थेरेपी का शेड्यूल क्या है, ये आपको ध्यान देना है। वमन करने के बाद, आज मान ले वमन कराया आपने, आज शाम से संसर्जन क्रम कराना है। तो 7 दिन संसर्जन क्रम मैक्सिमम विचार करके हम चलते हैं। कई बार 5 दिन में ही संसर्जन क्रम कंप्लीट हो जाता है। फिर 8वें दिन नॉर्मल डाइट देते हैं। 9वें, 10वें, 11वें दिन बढ़ी हुई मात्रा में आभ्यंतर स्नेहपान कराते हैं। 100 ml, 150 ml और 200 ml एप्रोप्रिएट अनुपान के साथ। अनुपान जैसा मैंने बताया था, तैल का आप सेवन करा रहे हैं, यूज का अनुपान देना चाहिए। घृत का पान करा रहे हैं तो उष्ण जल का, और वसा मज्जा का करा रहे हैं तो मंड का अनुपान देना चाहिए पेशेंट में। लेकिन सामान्यतः हम गर्म पानी का ही अनुपान देते हैं। 9वें, 10वें, 11वें दिन वमन के 9वें, 10वें, 11वें दिन आभ्यंतर स्नेहपान बढ़ी हुई मात्रा में। यहाँ परीक्षण डोज रेसिसी मात्रा 2.5 तोले या 30 ml होती है, वो नहीं देना है, सीधा बढ़ा कर देना है। आपने वमन में परीक्षण कर लिया है रोगी का, इसलिए प्रथम दिन 100 ml, द्वितीय दिन 150 और तृतीय दिन 200 ml। उसके बाद 12वें, 13वें, 14वें दिन, ध्यान रखिए, 12वें, 13वें, 14वें दिन पेशेंट का वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन कराइए और ऐसा आहार दीजिए, लघु आहार दीजिए जो ना तो कफ बढ़ाए और न पित्त बढ़ाए। पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। कई बार प्रश्न किया जाता है कि वमन में आपने एक ही दिन स्वेदन कराया लेकिन विरेचन में 3 दिन क्यों? वो इसलिए कि वमन में हमारा कफ उत्क्लेश करना उद्देश्य था, इसलिए एक दिन पहले हम कफवर्धक आहार भी देते हैं और जिस दिन वमन कराना उस दिन भी प्रातःकाल कफवर्धक आहार देते हैं। और खाली पेट में वमन नहीं कराया जाता, जबकि विरेचन में पित्तवर्धक आहार नहीं देना है, पित्त को बढ़ाना नहीं है, नहीं तो इसमें व्यापद हो सकते हैं। क्योंकि आपने 3 दिन आभ्यंतर स्नेहपान कराया है तो कुछ मात्रा में कफ तो बढ़ा ही होगा, इसलिए 3 दिन रेस्ट कराते हैं, लघु आहार देते हैं ताकि आभ्यंतर स्नेहपान से जो कफ बढ़ा है उसकी शांति हो जाए। इसलिए 3 दिन तक वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन कराते हैं, 12वें, 13वें, 14वें दिन। और 15वें दिन विरेचन कल्प दिया जाता है प्रातःकाल 8 से 9 के बीच। यहाँ समझ लीजिए कि वमन के बाद क्या करना है। 7 दिन संसर्जन क्रम, 8वें दिन नॉर्मल डाइट, 9वें, 10वें, 11वें दिन स्नेहपान बढ़ी हुई मात्रा में, 12वें, 13वें, 14वें दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेद, और ऐसा आहार विहार देना है जो कि कफवर्धक या पित्तवर्धक ना हो, और 15वें दिन विरेचन देना चाहिए। तो ये एक क्रम है। वमन के बाद विरेचन कैसे कराना, कब कराना, ये मैंने आपके क्रम का उल्लेख यहाँ पर किया। अब डोज के आधार पर हम औषधियों का चयन करते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जैसे कोई वातक व्याधि वाला पेशेंट है, उसमें त्रिव्रत, सैंधव, शुंठी और एरण्यतई। त्रिव्रत
30 ग्राम ले लीजिए, इसका काढ़ा बना लीजिए 100 ml। इसमें सेंधो 10 ग्राम, शुंठी 10 ग्राम और एरंड तैल 50 ml मिला करके वातिक रोग में विरेचन आप करा सकते हैं। पैतिक रोगों में तीव्रत, आरगवद, ये 20-20 ग्राम ले लीजिए। द्राक्षा, गुटकी और अंजीर, ये भी 10-10 ग्राम लेकर के काढ़ा बना लीजिए 100 ml और इसका सेवन पैतिक व्याधियों में किया जाता है। कफज व्याधियों के लिए त्रिफला, गोमूत्र और त्रिकटु। त्रिफला का काढ़ा बना लीजिए 30 ग्राम त्रिफला लेकर के 100 ml काढ़ा बना लीजिए। गोमूत्र 50 ml, त्रिकटु 5 ग्राम। ये कफज रोगों के लिए श्रेष्ठ विरेचक कल्प है। ये आप उस अनुसार जरूर ध्यान रखें, उसके आधार पर विरेचन कल्प आपको बनाना चाहिए अगर आप अच्छा लाभ चाहते हैं। प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि ये सब ध्यान ही नहीं रखते कोई लोग, कहीं एरंड तेल दे देते हैं, कहीं इच्छा विधि दे देते हैं, लेकिन आपको दोष को ध्यान में रख करके औषधियों का चयन करना है। अब टाइप शोधन के क्या प्रकार हो सकते हैं शुद्धि के आधार पर? प्रवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि और हीन शुद्धि। प्रवर शुद्धि में 30 वेग, जैसे मैंने पहले बताया आपको, मध्यम शुद्धि में 20 वेग और हीन शुद्धि में 10 वेग आते हैं। और मानकी के आधार पर 4 प्रस्थ, 2 प्रस्थ और 1 प्रस्थ। प्रवर में 4, मध्यम में 2 और हीन में 1 प्रस्थ। 1 प्रस्थ बराबर 16 पल होता है और एक पल बराबर 4 तोला। लेकिन यहाँ पर पंचकर्म के संदर्भ में यह मात्रा बदल दी है आचार्यों ने। यहाँ 1 प्रस्थ बराबर 13.5 पल यानी 54 तोला यानी 540 ml। ये हमको ध्यान देना है। इतनी जो हम विरेचन जब हम कराते हैं तो हमारे जो मान है वो 4 प्रस्थ, 2 प्रस्थ, 1 प्रस्थ होना चाहिए। सम्यक विरेचन हुआ है वो कैसे जानेंगे? स्रोतों विशुद्धि हो, हमारी इंद्रियां प्रसन्न हो, शरीर में लघुता हो, अग्नि की वृद्धि हो, जिस रोग के लिए विरेचन कराया है उसमें आराम मिले। और मुख्य एक लक्षण है क्रम से पित्त, कफ और वायु का निष्कासन। स्रोतो विशुद्धेन्द्रिय संप्रसादो लघुत्वम ऊर्जनि नाम युक्तम प्राप्तिश्च विट्ट पित्त श्लेष्मानिलाम सम्यक विरेक्तस्य भवेत् क्रमेण। पहले मल निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा और फिर कफ निकले, और कफ निकलने के बाद वायु जब निकलना चालू हो तो समझ लीजिए सम्यक विरेचन हो गया है। और ये अगर आपने 9 बजे 8 और 9 बजे के बीच आपने विरेचन कल्प दिया है तो लगभग 5-6 बजे तक, शाम को 5-6 बजे तक ये लक्षण आपको प्राप्त हो जाएंगे। पेशेंट से हमेशा कॉन्टेक्ट बनाना चाहिए। विरेचन कल्प देने के बाद हर घंटे में पेशेंट को फोन करना चाहिए, कितनी बार मोशन हुआ है, कैसे हुआ है, कोई तकलीफ तो नहीं है। उसके आधार पर आप औषधियों की संयोजना कर सकते हैं। अगर पेशेंट को एडमिट करते हैं तो वो तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। रोज आप उसको राउंड करिए शाम सुबह, पेशेंट पर विश्वास भी बढ़ता है। अगर अयोग हो गया है, विरेचन ठीक से नहीं हुआ है और कफ पित्त वात का प्रकोप होगा, क्योंकि उत्क्लेशत तो कर दिया आपने लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए उनका प्रकोप होगा। अग्निमांद्यता होगी, गौरवता शरीर में, प्रतिशाय, तंद्रा, छर्दी, अरुचि, दाह, कंडू और हृदय कुक्षि प्रदेश में भारीपन लगेगा। कभी कभी कंडू, विबंध, मूत्र का अवरोध और पीड़िकाओं की उत्पत्ति भी अयोग विरेचन में हो सकते हैं जब विरेचन ढंग से न हो। शायद पित्ताल संप्रकोपः सादस तथा आग्नेय गुरुता प्रतिश्याय तंद्रा तथा छर्दी अरोचकस्य वातानुलोम्यम न चतुर्वृत्ते। ज्यादा विरेचन हो गया है तब वात पित्त कफ का, पित्त और कफ का क्षय होगा और क्षय होने से वात की वृद्धि हो सकती है। और लक्षणों में अंगों में सुप्ति महसूस होना, अंगमर्द, क्लम, चक्कर आना, नींद कम आना, कमजोरी महसूस होना, अंधकार जैसा छा जाना सामने, उन्माद, हिक्का, मूर्छा, उदरशूल, पिपासा, भ्रम और कभी कभी मल के साथ रक्त भी निकल सकता है। ये अतियोग के लक्षण है।
कफास पित्त क्षयानुलोत्थाः सुप्तंग मर्द क्लिंब विपनाद्याः निद्रा बला भावा तमा प्रवेशा सो उन्माद काश्य विरिष्टयति। विरेचन के व्यापक, तो व्यापक वही है जो वमन में हमने उल्लेख किए थे। 10 प्रकार के व्यापक होते हैं जो कि वैद्य, आतुर, औषधि और जो नर्सेस है उनकी विगुणता से ये व्याधियां होती हैं, जैसे आदमान, परिकर्तिका, परिस्राव, हृदग्रह, अंगग्रह, जीवदान, जीवदान माने रक्त का निकलना, विभ्रंश मीन खुद विभ्रंश, गुदा का बाहर निकल जाना, स्तंभता, उपद्रव और क्रम, ये 10 व्यापक होते हैं। आदमानम परिकर्तस्यो श्राव्य हृदगतागः अयोगाततियोगा से दशैता व्यापतो मता प्रेस भैषज वैज्ञानाम वैगुण्यात आतुरसचा। इस प्रकार से 10 व्यापक होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने 15 प्रकार के व्यापक बताए हैं, वो मैंने विरेचन के वमन में आपको उल्लेखित किया था। अब इसके बाद संसर्जन क्रम, यदि उत्तम शुद्धि हुई है तो 3-3 अन्नकाल तक पेया, विलेपी, यूस और मांस रस देना चाहिए। यदि मध्य शुद्धि हुई हो तो 2-2 अन्नकाल देना। अन्नकाल का मतलब प्रातः एवं सायं। 2-2 अन्नकाल तक पेया, विलेपी, यूस और मांस रस का सेवन कराएं। और यदि हीन शुद्धि हुई है तो 1-1 अन्नकाल तक पेयादि कराएं। इससे अग्नि की प्रदीप्त हो जाती है। कई बार मांस रस कई लोग नहीं ले पाते, उसकी जगह कृषा का सेवन कराएं। ये ध्यान रखें कि जब यूस का सेवन करा रहे होते हैं तो पहले दिन अकृत देवें, दूसरे दिन कृत। कृत का मतलब होता है छौंक करके देना। 1 चम्मच घी, थोड़ा जीरा और लहसुन में आप बघार करके दे सकते हैं। तो पहले दिन अकृत और दूसरे दिन दूसरे अन्नकाल में कृत। इस तरीके से अगर उत्तम शुद्धि हो तो 7 दिन संसर्जन क्रम में लगता है, मध्यम शुद्धि हो तो 5 दिन और हीन शुद्धि हो तो 3 दिन में संसर्जन क्रम हो जाता है। जिनको आपने विरेचन कराया है उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पेशेंट को बता देना है। बी अवॉइड, क्या नहीं करना, ऊंचा बोलना, बहुत ज्यादा खाना खाना, बहुत अधिक देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना, अत्यधिक चलना, गुस्सा करना, दुख करना, ठंडे हवा का सेवन करना, अत्यधिक मात्रा में व्हीकल्स का सेवन करना, मैथुन, स्लीपलेसनेस, दिवास्वाप, ये बिल्कुल आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। उच्चैर भाषम रतक्षोभम अतिचंक्रमणासने अजीर्णा अहित भोजे च दिवास्वप्नम च मैथुनम। विडन क्या करना चाहिए? सबसे प्रमुख चिकित्सा है विरेचन करने के बाद पेशेंट को बताना चाहिए कि हमेशा गर्म पानी का सेवन करिए। गर्म पानी का सेवन तो जब आप आभ्यंतर स्नेह पर प्रारंभ कर देते हैं तभी से उष्ण का सेवन पेशेंट को कराना चाहिए। स्नान करने में पेया, विलेपी जो आप प्रयोग कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं वो गर्म होना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, अधारणी पेयों को धारण न करें और अग्नि के आधार पर आपको डाइट लेना चाहिए। उष्णोदकोपचारी साथ ब्रह्मचारी क्षपास्य सक्तन मुतोर अनुद्गार अनुदीर्णासन धारियत व्यायामम उच्चैर वचनम क्रोध शोको हिमातपौ वर्जयेत प्रवातम च सेवेत सैनासनम। ये आपको ध्यान में देना है। विरेचन कल्प रोगों के आधार पर भी तय करना चाहिए। मैंने अपनी किताब में प्रत्येक रोगानुसार वमन और विरेचन कल्प का उल्लेख किया है। अगर आपके पास है तो उसको जरूर देखें। दोषानुसार, रोगानुसार हम कौन सा कल्प दें, यह आपको ध्यान में देना। मैं यहाँ कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जैसे वातव व्याधि है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो वहां ये बताया है वात उपक्रमस्य स्नेह सौदा मृदु विरेचन से। यहाँ पर मृदु विरेचन कराने का उल्लेख है वातव व्याधियों में। वमन तो बिल्कुल कराना नहीं चाहिए। यह आपको ध्यान में रखना है कि वातव व्याधि में वमन निषिद्ध है। तो मृदु विरेचन के लिए तिलवक घृत, तिलवक से घृत को सिद्ध कर लीजिए। ये बहुत ही उपयोगी विरेचक द्रव्य है। दूसरा, सप्तला से सिद्धित घृत या एरंड तेल दूध में मिला करके आप पान कराएं वातव व्याधि में। इससे मृदु स्वरूप का विरेचन होता है। नमक श्वास, ब्रोंकियल अस्थमा, इसमें कई विरेचक
पदार्थ हैं जो कि हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे त्रिफला, आरगवद। त्रिफला 30 ग्राम, आरगवद 30 ग्राम, इसका काढ़ा 100 ml बना लीजिए और विरेचन कल्प के रूप में प्रयोग करेंगे। दूसरा योग है कुटकी, हरित की। कुटकी 30 ग्राम, हरित की 30 ग्राम, और इसका काढ़ा बना करके आप प्रयोग करें। तीसरा योग है त्रिफला, त्रिकटु और मुनक्का। त्रिफला 30 ग्राम, मुनक्का 20 ग्राम, इनका काढ़ा बना लीजिए 100 ml, और इसमें त्रिकटु 5 ग्राम डाल करके विरेचन कल्प के रूप में प्रयोग करें। पांडु और कामला, इसमें गोमूत्र 100 ml और दुग्ध 100 ml दोनों मिलाकर के प्रातःकाल खाली पेट में सेवन कराएं। दूसरा दंती फल और मुनक्का। दंती फल 30 ग्राम, मुनक्का 30 ग्राम, इनका काढ़ा बना करके 100 ml, और इसका भी आप प्रयोग विरेचन कल्प के रूप में कर सकते हैं। निशोथ चूर्ण और सुगर। निशोथ चूर्ण 20 ग्राम और सुगर 40 ग्राम मिला करके प्रातःकाल खाली पेट में सेवन करें। इसके अलावा गोमूत्र सिद्धित हरित की कल्प, और इसमें गोमूत्र करीब 50 ml और आरगवद का काढ़ा 50 ml और उसमें 5 ग्राम त्रिकटु, ये भी पांडु और कामला के लिए श्रेष्ठ विरेचक द्रव्य है। इसके अलावा कल्क ऑफ दंती मूल। दंती मूल का कल्क करीब 30 ग्राम और इसके दोगुना गुड़ यानी 60 ग्राम गुड़ डाल करके प्रातःकाल आप सेवन कराएं पानी के साथ। इसके अलावा त्रिफला और निशोथ का कल्क। त्रिफला क्वाथ आप 100 ml बना लें और 20 ग्राम निशोथ का कल्क बनाकर उसमें मिला दें, और इसी ये विरेचन कल्प आप सेवन कराएं। ये बड़े श्रेष्ठ विरेचक द्रव्य हैं। दोषानुसार, रोगानुसार विरेचन कल्प का चयन करना चाहिए। एक ही कल्प हर व्याधि में हम नहीं दे सकते, इसका ध्यान में आपको रखना है। कुष्ठ रोग, इसमें निशोथ, दंती और त्रिफला। निशोथ, दंती, त्रिफला प्रत्येक 30-30 ग्राम लेके काढ़ा बना लीजिए और इसका विरेचन कल्प के रूप में आप प्रयोग करें कुष्ठ में। विरेचन के बाद क्या करना है इसका विचार। तो अगर आगे वस्ती आपको नहीं देना है तो संक्रमण ट्रीटमेंट करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस रोग के लिए आपने चिकित्सा विरेचन कराया है उस संबंधित औषधियों का सेवन करा दीजिए। लेकिन यदि इसके बाद वस्ती देना है तो विरेचन के 9वें दिन से वस्ती आप दे सकते हैं। विरेचन के 9वें दिन में सबसे पहले अनुवासन, फिर आस्थापन, क्रमशः जो कर्म वस्ती, काल वस्ती, योग वस्ती है वो आपको देना है। और अगर आपको शोधन आगे नहीं कराना है, वस्ती नहीं देना है, तो संक्रमण औषधियां आप स्टार्ट कर सकते हैं। विरेचन के द्वारा बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे बुद्धि का विकास होता है, कंफ्यूजन दूर होता है, बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसमें एक प्रकार का कार्मुकत्व बढ़ जाता है, कोष्ठाग्नि की वृद्धि होती है, और विरेचन के द्वारा हम एज को भी रोक सकते हैं, और कई प्रकार के जो पैतृक व्याधियां हैं वो इससे दूर होती हैं। बुद्धि प्रसादम बलम इंद्रियाणाम धातु स्त्रित्वम ज्वलनस दीप्तम ग्राह्य पाकम वैसा करोति संशोधन सम्यक उपासमानम। विरेचन रस की प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूं आपको। उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, वायु, विकासी और जलीय, पार्थिव, महाभूत प्रधान और अधोग प्रभाव, ये गुण जो है विरेचक औषधियों में होते हैं। अंतर वामक में यही गुण होते हैं, उसमें बस आग्नेय, वायव्य और ऊर्ध्व प्रभाव होता है, और इसमें जलीय, पार्थिव और अधोग प्रभाव होता है। ये बमन विरेचन औषधियों में अंतर है। मोड ऑफ एक्शन। विरेचन ड्रग्स जब हम देते हैं तो उनके अपने गुणों के प्रभाव से हृदय में पहुंचते हैं। हृदय से 24 धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में छोटे से छोटे स्रोतों में, माइक्रो चैनल में ये इनका प्रभाव पहुंचता है, और वहां से उष्ण, तीक्ष्ण गुण के कारण दोषों को छिन्न भिन्न करते हैं, लिक्विफाइड करते हैं, और लिक्विफाइड होने के कारण फिर वो कोष्ठ में आ जाते हैं, और कोष्ठ में जब आ जाते हैं उसके बाद हम विरेचन से या वमन से दोषों को बाहर निकाल दिया जाता है। ये मोड ऑफ एक्शन है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। कुछ परगेटिव्स जो मॉडर्न में दिए जाते हैं वो भी आप समझ लीजिए। एक होता है बल्कि परगेटिव। बल्कि परगेटिव में क्या होता है कि मल को बल्क के रूप में बाहर निकालता है, और इसमें जो द्रव्य दिए जाते हैं वो चिकने होते हैं। जैसे ही पानी उसमें डाला जाता है वो चिकन हो जाते हैं, चिकने चिकने होते हैं,
और इससे मलप्रवृत्ति बड़े आसान से जाती है। जैसे आपने देखा होगा ईसबगोल, आप ईसबगोल ले लेंगे तो पतला मोशन नहीं होगा, या मैग्नीशियम सल्फेट, ये बल्कि परगेटिव है। लुम्बिक्रेट परगेटिव ऐसे द्रव्य जो इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में स्नेहता उत्पन्न करते हैं, म्यूकस मैन में स्नेहता पैदा करते हैं, इसकी वजह से मल जो है आसानी से बाहर निकल जाता है, जैसे कैस्टर ऑयल, लिक्विड पैराफिन। तीसरा एक प्रकार है इरिटेंट परगेटिव, जो आंतों में इरिटेट करता है, वहां जो नर्व्स की एंडिंग स्थित है उनको इरिटेशन करता है, जिससे जो विरेचक सेंटर है, परगेटिव सेंटर है, जो कि मेडुला ऑब्लांगाटा में होता है, वहां उसको उत्तेजित करके और फिर विरेचन कराया जाता है। जैसे कुटकी है, दंती बीज है, ये सब तीक्ष्ण विरेचन, जिसको हम इरिटेंट परगेटिव कहते हैं। इस तरह के 3 प्रकार के बल्कि परगेटिव, लुम्बिक्रेंट परगेटिव और इरिटेंट परगेटिव। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है इसमें? जैसा मैंने बताया कि मेडुला ऑब्लांगाटा में जो परगेटिव सेंटर है वहां स्थित है, उसमें स्टिमुलेशन दे करके लोकल इफेक्ट से भी और सेंट्रल इफेक्ट से भी विरेचन हम करा सकते हैं। जितने भी विरेचक द्रव्य हैं वो विरेचक जो सेंटर है उसको स्टिमुलेट करते हैं, तब विरेचन होता है। इसके अलावा जो सैक्रल प्लेक्सस है स्पाइनल कार्ड का, वह भी विरेचन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो लोकल रिफ्लेक्स है उससे भी विरेचन होता है, जैसे मैंने बताया कुटकी, दंतिमूल आदि। विरेचन करने में जिस प्रकार वमन करने में डायफ्राम और एसेसरी मसल्स मदद करती हैं, ऐसे विरेचन में भी डायफ्राम और जो एब्डोमिनल एसेसरी मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जिससे विरेचन अच्छे ढंग से होता है, और औषधियां जो है एनस के माध्यम से दोषों को बाहर निकालती हैं। यहाँ डायफ्राम और जो एब्डोमिनल एसेसरी मसल्स हैं उनका भी कार्मकत्व में महत्व है। इसके अलावा जो लोकल नर्वस प्लेक्सस है उसको स्टिमुलेशन करके और पैरासिटिक मूवमेंट बढ़ाया जाता है हाथों का, और गति के कारण जो कंटेंट्स है अक्वाशय या आंत में स्थित, उस कंटेंट्स को बाहर स्टिमुलेशन के द्वारा पैरासिटिक मूवमेंट जो बढ़ जाते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फाइबर्स होते हैं, कोई भी विरेचन के लिए मददगार होते हैं। तो इस तरीके से कुछ मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में भी हम समझ सकते हैं। हमारे जो लोमन, संरचन, भेदन, रेचन आदि हैं, उनको आधुनिक में वर्णित विरेचक द्रव्यों से तुलना कर सकते हैं। जैसे लग्जेटिव को हम अनुलोमन कह सकते हैं, परगेटिव इसको संरचन कह सकते हैं, प्लास्टिक परगेटिव इसको भेदन हम कह सकते हैं, हाइड्रोगाग परगेटिव इसको रेचन कह सकते हैं, पॉलीगॉग परगेटिव ये पित्त विरेचन से हम तुलना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आधुनिक में जो वर्णित विरेचक द्रव्य हैं उनसे हम अपने आयुर्वेदिक उसमें तुलना कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। आयुर्वेद को आयुर्वेद ढंग से आपको समझना चाहिए, मॉडर्न को मॉडर्न से समझना चाहिए। जैसे एक उदाहरण बताऊं, आम बात रूमेटॉइड अर्थराइटिस से तुलना करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जब RA पॉजिटिव हो तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, लेकिन आम बात में RA पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। जैसे गाउट भी ऐसी व्याधियां है, उससे वातरक्त की तुलना करते हैं, जबकि गाउट की संप्राप्ति वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और वातरक्त एक अन्य प्रकार की व्याधि है। इसलिए बहुत तुलना के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। सिर्फ चिकित्सा जब हम करते हैं तब जरूर दोष का ज्ञान, लक्षण अनुसार ज्ञान करके और फिर आप चिकित्सा करें। मुझे बड़ी खुशी है कि इन पंचकर्म के व्याख्यानों से कई चिकित्सक लाभान्वित हो रहे हैं। आज ही एक चिकित्सक का वीडियो मुझे प्राप्त हुआ कि पहली बार उन्होंने जानुबस्ती कराई। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धीरे धीरे आप सक्षम हो जाएंगे। कई मेरे पास फोन आए कि मैंने बमन करा लिया, बमन की मैं तैयारी कर रहा हूं। अब अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो निश्चित रूप से आप पंचकर्म कर सकते हैं, न तो कोई व्यापक ज्यादा होंगे, और कोई तकलीफ होती है, कुछ प्रश्न पूछना है, मैं हमेशा आपके साथ उपलब्ध हूँ।
और आगे के लेक्चर्स में आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी, पंचकर्म सेंटर कैसा हो इसके बारे में जानकारी, यदि पंचकर्म सेंटर स्थापित करना हो तो इसमें क्या खर्चा आएगा, कैसे हम स्टेब्लिश करें, कौन कौन सी औषधियां हैं, इसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा आपसे करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके प्रश्न आमंत्रित हैं डॉक्टर नवीन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली मैं हमारे साथ यहाँ पर जूम पर भी लोग जुड़े हुए हैं। मैं पहले तो बता दूं कि सर की एक पुस्तक है क्लिनिकल पंचकर्म, कुछ लोगों ने अभी यहाँ पर फेसबुक पर पूछा है, तो क्लिनिकल पंचकर्म जो है वो हिंदी में है। इसके लिए आप डॉक्टर विनोद बैरागी जी से आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 9425092284। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ 9425092284। तो यहाँ से आप किताब मंगा सकते हैं क्लिनिकल पंचकर्मा। और मैं आप सभी के माइक को अनम्यूट कर देता हूँ। आप पहले तो आप यहाँ अपने अपने प्रश्न सीधे पूछ सकते हैं एक एक करके, और फिर मैं फेसबुक पर जो प्रश्न है वो मैं लूंगा। मैं आप सभी के माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अपने प्रश्न सीधे एक के एक करके आप डायरेक्ट जो पंचकर्म से संबंधित हैं वो आप पूछ सकते हैं जी। और आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, डॉक्टर उषा तबानी जी, गरिमा गुप्ता जी, हरजीत सिंह जी, पूर्णेश साहू जी, प्रदीप जी, विकास जी, सोनल पटेल जी, आप सभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप सीधे भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे लगता है तो मैं आप लोगों के कोई प्रश्न नहीं है ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो मैं पार्किंसंस रोग में अगर विरेचन करवाना चाहिए अगर विबंध हो, ये गैलेक्सी M11, आपने नाम नहीं दिया अपना, आप अपना नाम दे देते तो मैं आपका नाम भी ले लेता। ये पूछ रहे हैं सर, पार्किंसंस रोग में अगर विबंध हो तो विरेचन करवाना हो तो क्या करना होगा? देखिए, सिद्धांततः शोधन कर्म वातव व्याधियों में वर्जित है, लेकिन मृदु शोधन कराने का उल्लेख है। स्नेहन शोधन करने के बाद मृदु शोधन करा सकते हैं। पार्किंसन व्याधि जैसा आप जानते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसीज है, और इसमें सबस्टेंशिया नाइग्रा और रेड न्यूक्लाई बेसल गैंग्लियन ये अफेक्टेड होता है, और ये असाध्य व्याधि है। लेकिन जैसा आपने कहा कॉन्स्टिपेशन है तो निश्चित रूप से आप विरेचन करा सकते हैं, लेकिन मृदु विरेचन कराइए, जैसे तिलवक घृत से, त्रिफला घृत से या कैस्टर ऑयल से। इससे विरेचन कराएंगे तो पार्किंसंस में कोई उपद्रव या कोई परेशानी नहीं आएगी। जी गरिमा गुप्ता जी, आप का काफी आप पंचकर्म आपने सीखा है, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। जैसे जैसे आप हैंड रेज करेंगे वैसे वैसे मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आप सीधे अपने प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकते हैं प्रोफेसर निगम से। आप अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, चरण स्पर्श आपको बहुत बहुत। और सर मैं करती हूँ, पर मैं बहुत ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है। मैं छोटे लेवल पे करती हूँ। जैसे घृतपान कराए, घृतपान कराने के बाद में मैं ज्यादातर एरेन तेल या फिर तिब्बत लेहम से करती हूँ। तो सर एक बार मैंने एक पेशेंट को 4 चम्मच तिब्बत लेहम दिया, ठीक है, लेकिन उसका जो है वो विरेचन हुआ ही नहीं। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने कहा उससे चलो आप खाना वाना खा लो, और फिर मैं नेक्स्ट टाइम फिर उसको मैंने दिया। फिर मैंने उसको एरेंट तेल से दिया तो उसका हो गया। सर ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? जैसे किसी को हमने तिब्बत लेहम दिया और उस दिन उसका नहीं हुआ, तो फिर ना थोड़ा सा बैड इफेक्ट पड़ता है कि लो इन्होंने करा नहीं पाया, थोड़ा सा ये हो जाता है। तो हमें ऐसी कंडीशन में तुरंत उसे फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही आपको जानकारी दी थी कि कई संस्थानों में कई जगह त्रिवृत घृत का उपयोग करते हैं, त्रिवृत अवलेह का उपयोग करते हैं, और विरेचन ढंग से नहीं होता है। मैं एक संस्थान में गया था परीक्षा लेने PhD की, तो मैंने ऐसे प्रश्न किया कि भाई विरेचन कैसे कराते हैं, तो उन्होंने बताया हम त्रिवृत अवलेह देते हैं। हमने कहा कितना देते हो, तो बोले 100 ग्राम देते हैं तो विरेचन होता है। तो ऐसा ही तिलवक घृत का आ गया है। अगर आप तिलवक घृत प्रयोग कर रहे हैं तो कम से कम 50 ml तो आपको देना ही पड़ेगा, और ये मृदु शोध जहां पर विरेचन कराना है वहां इसका प्रयोग करना है। जैसे मैंने बताया वातव व्याधियों में एरेन तेल जो आपने बताया वो वातज रोगों के लिए श्रेष्ठ है,
लेकिन अन्य व्याधियों के लिए जो मैंने अन्य विरेचन कल्प, स्टैंडर्ड विरेचन कल्प बताया है, उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। और दूसरी बात, अभ्यंतर स्नेहपान सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने तक आपको करना ही करना है। उसके बाद स्वेदन करना है तो करना है। अगर ये आप करके फिर देते हैं तो निश्चित रूप से विरेचन आपका सफल होगा। सर जैसे कि कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका मेंसेस जो है वो 4-4 5-5 महीने के लिए चला जाता है, और सर फिर उनका जो है मतलब उन्हें कोई भी मेडिसिन दो, उन्हें कोई भी नहीं फायदा होता है जब तक वो एस्ट्रोजन प्रेस्टोजन या मतलब इस टाइप की मेडिसिन नहीं लेते तब तक उनका नहीं आता है। तो हमें जो है साइड में लेकर चलना पड़ता है। मैंने पेशेंट को 8-8 करके वस्ती देती हूँ। उसमें मैं जो है वो सहचर आदि तेल का वस्ती देती हूँ अनुवासन में, और नीरू देती हूँ दशमूल में। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि उनको मतलब ज्यादा लाभ नहीं आता है। तो ऐसे पेशेंटों में हमें मतलब क्या करना चाहिए? क्या मेडिसिन देना चाहिए? क्या उन्हें बस्ती देना चाहिए? क्या विरेचन देना चाहिए जो उनको कुछ लाभ हो सके? देखो, ये बिल्कुल सही है, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। दूसरा, ऐसे पेशेंट भी बहुत हैं एमसी से संबंधित। जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर पेशेंट तैयार है, काउंसलिंग से तैयार करिए, तो आप विधि पूर्वक वमन, विधि पूर्वक विरेचन और विधि पूर्वक वस्ती दें, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। मौन विरेचन के बारे में तो आप जानकारी प्राप्त कर ही चुके हैं। जो वस्ती यहाँ देना है वो तीक्ष्ण वस्ती देना है। दशमूल से तीक्ष्णता नहीं आती है, स्रोतों का जो अवरोध है वो खुलता नहीं है। इसके लिए आपको कुटकी 20 ग्राम, एरंड मूल 20 ग्राम, यवक्षार 10 ग्राम और गोमूत्र या गोमूत्र अर्क, इनको मिला के यदि आस्थापन वस्ती देंगे तो निश्चित रूप से शोधन अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं अवरोध है, स्रोतों अवरोध है, जैसे एमसी बरोबर नहीं निकल रही है, तो तीक्ष्ण वस्ती आपको देना चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उत्तर वस्ती इसमें ज्यादा लाभ करेगी। सर उत्तर बस्ती में मैंने किया है पेशेंटों को, मैं फलग्रत से उत्तर बस्ती करती हूँ। और फलग्रत नहीं देना है, इस फलग्रत देना है जहां पर आपको स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको दशमूल तेल से या सहचर तेल से आपको उत्तर बस्ती देना है, स्नेह बस्ती देना है। और शोधन करने के लिए फिर दशमूल पाथ और एरंड मूल, इसका काढ़ा 40 ml तैयार करके ये आस्थापन बस्ती, क्योंकि उत्तर बस्ती भी 2 प्रकार की है, निरू और अनुवासन। मात्रा का भर ध्यान रखना है। स्नेह जब दे रहे हैं तो 10 ml to 20 ml दे सकते हैं। काढ़े की बस्ती दे रहे हैं तो 20 to 40 ml तक आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा क्या कहना है कि पहले आप शोधन कराओ, वमन विरेचन कराओ, फिर बस्ती कराओ, और ये अच्छी तरह काउंसलिंग करिए पेशेंट का, ताकि वो तैयार हो जाए। बड़ी असाध्य व्याधियां हैं ये। हेलो जी दीपाली जी, सॉरी, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रूपाली देशमुख जी है, काफी देर से इंतजार कर रही है, मैं उनका ले लेता हूँ। रूपाली जी, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। अपना परिचय भी दे दीजिए, आप कहाँ से हैं ना? हाँ, मैं रूपाली देशमुख, महाराष्ट्र से, नांदेड़ जिले में है मेरा गाँव। मैं वहाँ पे जीपी प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन अब पंचकर्म आपके लेक्चर से करना चाहती हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अभी विरेचन दिया था, आपके लेक्चर देख के ही दिया था। तो विरेचन मैंने वातरक्त में दिया था, तो कितनी बार दे सकते हैं? नहीं, कितनी बार नहीं देना, आप पहले वातरक्त में दिया है ना? हाँ, वातरक्त में। कौन से वातरक्त में? हाँ, वातरक्त आउट में एक ही बार दिया है मैंने अभी तक। पहले पूर्व कर्म किया था, स्नेहपान किया, स्वेदन किया, उसके बाद में विरेचन दिया। तो अब कब देना है विरेचन अगला? कितने वेग आए विरेचन में? विरेचन में आए उनको 16-17 वेग आए, मैंने पित्तांत कफांत हुआ है, इसके माने ये हुआ। हाँ, हुआ। तो शास्त्र ये कहता है कि पक्षात वमथु 15-15 दिन में वमन करा सकते हैं, और 1-1 माह के अंतर में विरेचन करा सकते हैं, और 3-3 दिन के अंतर से नस्य करा सकते हैं, और 6-6 महीने में रक्त मोक्षण करा सकते हैं। तो दूसरा यदि विरेचन आपको देना है तो 1 माह का गैप होना चाहिए, 1 माह के बाद आप विरेचन करा सकते हैं। ये जरूरी है देना, ऐसे तकलीफ कोई नहीं है उतनी? कोई जरूरी नहीं। यदि पेशेंट को लाभ हो रहा है, भाई आपने विरेचन कराया है ना, उसके बाद आपने औषधि दी होगी, संशमन औषधियां दी होगी। अगर पेशेंट को आराम मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आराम न मिल रहा हो तो आप विरेचन करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि 1 माह के बाद ही कराएं, आप 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप एक बार विरेचन करा दें, क्योंकि पुनः जब बहुत अवस्था में
बहुदोष दूसरा अवस्था प्रश्न में है। पुनः पुनः शोधन कराना चाहिए। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद सर। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि मैंने निरूह बस्ती स्टार्ट की है तो वो ज्यादा देर रुक नहीं रही है, जैसे 5 मिनट में वो वापस आ रही है, तो उसके लिए क्या कर सकते कितनी मात्रा में दे रहे हैं? हैं? 100 ml में। 100 ml तो बहुत कम मात्रा है। कम से कम शास्त्रीय मात्रा तो 900 ml है, करीब 1 लीटर, लेकिन नहीं। आप 400-500 देंगे तो इसका एक्शन अच्छा होगा। जल्दी इसलिए आ जाती है कि पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड होगा। जब भी बस्ती देवें तो रात्रि में त्रिफला चूर्ण या छोटी हरड़ चूर्ण या अमलतासगूदा का काढ़ा ये रात्रि में दे दें, ताकि एक अच्छा मोशन हो जाए। अच्छा मोशन हो जाएगा, उसके बाद बस्ती देंगे तो निश्चित रूप से ठहरती है। जैसे अनुवासन बस्ती 24 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटे तक रुकना ही चाहिए तो ही वो लाभ करती है। हेलो। और निरूह बस्ती है वो कम से कम 5-10 मिनट भी रुक जाए तो सफिशिएंट है। और तुरंत यदि वापस आ जाती है तो थोड़ा से आप देखिए कि उसका कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होगा, रात्रि में थोड़ा हल्का विरेचक द्रव्य दे देंगे तो 5 से 10 मिनट रुकना प्रारंभ हो जाएगा। विरेचन द्रव्य देना चाहिए रात में, ठीक है सर। रात में थोड़ा सा एक छोटी हरड़ वगैरह दे दीजिए। क्या होता है जब हम बस्ती देते हैं तो एनएस में जाके स्टिमुलेशन होता है और क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। यदि मल वहां संचित है तो निकलना चालू हो जाता है और जिसकी वजह से निरूह बस्ती निकल जाती है। रजनीश जी आप अपना प्रश्न रखें, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। फिर उषा तवानी जी। रजनीश जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हेलो, अपना परिचय दीजिए जी। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ रजनीश जी नमस्कार। सर मैं रजनीश शर्मा पंजाब से हूँ सर। पंजाब में कहाँ से? सर पंजाब में चंडीगढ़ के पास सर, रोपड़। अच्छा। हाँ सर। सर मैंने आपसे डिस्कस किया था, केस MND का था, पेशेंट 75 ईयर्स का। हाँ। और उन्हें प्रोस्टोमेगैली भी थी, लेकिन वो पंचकर्म नहीं करवाना चाहते सर। फिर मैंने उन्हें शमन औषधियां दी थी, उसमें जोगिंदर रस, वात कुलंतक रस और मुक्ता पंचामृत रस। हाँ। तो सर उनको अभी 5 डेज में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उनको। अच्छा। तो अभी वो हेपेटिक सिस्ट के लिए और गाल ब्लैडर स्टोन के लिए क्या करना चाहिए सर? साथ में कुछ दूं के अभी रुकूं सर? नहीं दे सकते हैं आप। जो योगेंद्र वात कुलांतक ये दे रहे हैं, ये ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है। साथ साथ में आप अश्वगंधा और केवांच बीज चूर्ण 100 ग्राम लेकर के 1-1 चम्मच सुबह शाम दीजिए। सर उसकी एज 75 है सर। मैंने उसका अग्निवल का परीक्षण कर इसे हाफ चम्मच तक दिया सर, ये भी साथ में। ठीक है। तो और अगर गाल ब्लैडर स्टोन है तो इसमें कुटकी, शतावरी, ककड़ी बीज नोट कर रहे हैं? हाँ जी सर। कुटकी, शतावरी, ककड़ी बीज और गोपशुर, ओके, ये बराबर मात्रा में चूर्ण बना लीजिए या घनबटी बना लीजिए। ओके सर। और 2-2 गोली आप दीजिए। तो इससे अगर 1 महीना आपने लगातार दे दिया तो निश्चित है गाल ब्लैडर स्टोन यदि 10 mm का नीचे है तो निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा आपको। तो सर फिर जो कुटकी दे रहे वो हेपेटिक सिस्ट में भी काम करेगी, लीवर में? दोनों सब में काम करेगी, सब में काम। ओके सर। सर अभी मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था कि पार्किंसन डिजीज में हम तीक्ष्ण विरेचन तो नहीं करवा सकते? नहीं। तो फिर मैंने अभी उनको स्टार्ट किया है योगिंदर रस, वात कुलंतक रस और शीर बला तेल का पिचू धारण करने के लिए, और नस्य भी शीर बला का ही दिया। सर इसमें कुछ चेंज करूं कि चलने दूं अभी? ठीक है, बढ़िया ट्रीटमेंट है। और मात्रा बस्ती दे सकते हैं पार्किंसंस में। तो मात्रा बस्ती के रूप में दशमूल तैल है, महामास तैल है, 20 to 30 ml रोज दीजिए, इससे बड़ा लाभ होता है। ओके सर। 21 दिन तक लगातार दीजिए। ओके सर। और साथ साथ में अश्वगंधा और केवांच बीज की चूर्ण। ओके सर। जो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे वो कंटिन्यू करते रहे अभी, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है उनका? वो धीरे धीरे एकदम मत छोड़िएगा। धीरे धीरे जैसे 4 गोली ले रहा हो तो 3 गोली कर दीजिए, 2 गोली, ऐसे धीरे धीरे एक महीने में छुड़ाइए अपनी औषधियों में, क्योंकि जड़ से ठीक तो नहीं हो सकता। पार्किंसन जो है क्यूरेबल नहीं है। अगर वो ताजा केस है, अगर साल भर के अंदर 6 महीने के अंदर आपके पास आ गया, अब आप पंचकर्म के माध्यम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्रोनिक है सर वो, 5 इयर्स जो है वो लेट आता है आपके पास। 5 इयर्स पुराना केस है सर वो है। 5 ईयर ओल्ड केस है, पुराना केस है। समझ रहा हूँ ना, आयुर्वेद के बाद तो ऐसे ही रोगी आते ना, तो वो फिर उतनी जल्दी ठीक नहीं होते। मेंटेन कर सकते, यू कैन मेंटेन। ओके सर। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश शर्मा जी, आपने प्रश्न रखा। मैं उषा तवानी जी को आमंत्रित करता हूँ अपना प्रश्न रखें। उषा जी अनम्यूट कर लीजिए जी। नमस्ते सर जी। अपना परिचय भी दे दीजिए, आप कहाँ से हैं ताकि सब लोग जाने। मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ सर।
और आपका बहुत टाइम से लेक्चर सुन रही हो, बहुत अच्छा अभी प्रोग्रेस भी हो रहा है आयुर्वेद में भी, कि अच्छे से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हम लोग। और उसमें पंचकर्म वगैरह में तो बहुत ही अच्छा ज्ञान मिल रहा है आपसे। और अपनी पूरा टीम जोशी सर अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हमारे जैसे लोग को पूरा क्या गाइड करके अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करने का पूरा वो कर रहे हैं। और आप हर व्याख्यान में उपस्थित होती हैं, इसके लिए से आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सर। जोशी सर का पहले तो थैंक यू सर। नहीं कोई बात नहीं, आप लोगों ने क्लिनिकल आयुर्वेदा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है, आप हाँ। भी जो है ये इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप 9410379397 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गूगल फॉर्म देंगे। बाकी फेसबुक पर बहुत सारे सवाल आए हैं, आप भी अगर चाहें तो क्लिनिकल आयुर्वेदा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप डायरेक्ट जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं कुछ के प्रश्न ले लेता हूं जो फेसबुक पर आए, हालांकि इतने प्रश्न हैं कि सब 3-4 घंटे लग जाएंगे जवाब देने में। क्या बात है। तो मैं आपके प्रश्न इतने हैं तो मैं बेहतर होगा, ये 82 कमेंट्स देख रहा हूं मैं यहाँ पर। हाँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम सर, ओके। तो क्योंकि सर ने अभी 1.25 घंटे तो व्याख्यान दिया है, और अगर ये जवाब फिर भी मैं कुछ आपके चुनिंदा आपके नाम ले लेता हूँ। मंजू भाटिया जी, आशा टंडेल जी, मनदीप शुक्ला जी, महेंद्र चतुर्वेदी जी, सुकुमार जोशी जी, योगेश महाजन जी, आशा टंडेल जी, संतोष शर्मा जी, महेंद्र चतुर्वेदी जी, पंकज कुमार गौतम जी, विनेश्वरी श्रीवास्तव जी, शैलेंद्र ठाकुर जी, प्रकाश सिंह जी, लक्ष्मण राज पुरोहित जी, सुनील रतुड़ी जी, भारती देश पांडे जी, नैनोटेक आयुर्वेदा, अब अपना नाम नहीं लिखा आपने, आरती जोशी जी, नरेंद्र द्विवेदी जी, नीलम शुक्ला जी, विनय खुल्लर जी जो हल्द्वानी से हैं, नमस्कार आपको, आप नीमा के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, चंद्रकला पीजी जी, आप काफी समय से व्याख्यान देखती हैं, आशुतोष कुमार जी पटना से हैं, बार बार अब अपना आशुतोष कुमार लिखते हैं यहाँ पे कमेंट्स, बहुत अच्छी बात है। संघमित्रा लोखंडे जी, नीलम शुक्ला जी, भावना सिन्हा जी, गुमान सिंह भंडारी जी, ये उत्तरकाशी से जुड़ते हैं पहाड़ों से, बहुत बढ़िया। यानी आप गुमान सिंह भंडारी जी आप उत्तरकाशी में भी लेक्चर देख रहे हैं, वाह, ठंड बहुत होगी वहां पे। विनय मित्तल जी, नीलम शुक्ला जी, बाल कृष्ण महर जी, प्रदीप मानवी जी, प्रसाद जी, विकास चौधरी जी, डॉक्टर DS वर्मा जी, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, हेमलता GS जी, वेद पारीक जी, सुनजई जी, शिल्पा पालस्कर जी, निशा जोशी जी, वेरी इंफॉर्मेटिव सर, कुंवर गंगवार जी, और पंकज 50 जी देहरादून से। तो ये सब अभी इस लेक्चर को देखते हैं। हमने काफी सारे प्रश्न यहाँ पे आपके ले लिए हैं। हम जो प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है वो हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे सर के पास, और अगर चाहें सर तो उसको जो कल का जो लेक्चर होगा, आई थिंक वो बस्ती कर्म पे होगा सर, तो बस्ती कर्म पे होगा, तो आपके कुछ चुनिंदा प्रश्न वो आपको ले लेंगे वो, तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपके जो प्रश्न है। बाकी ये लोगों ने शुभकामनाएं दी है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार सर, प्रणाम सर। धन्यवाद। आप लोग समय पर उपस्थित होते हैं, कार्यक्रम को देखते हैं, इसके लिए आपको सादर अभिनंदन। इसी प्रकार से जुड़े रहें, ज्ञान का आदान प्रदान होता रहे, यही कामना के साथ सबको धन्यवाद।